दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि सेम मार्केट सिचुएशन में कुछ लोगों का वेल्थ ग्रो हो जाता है, कुछ लोग प्रॉफिट में रहते हैं और सेम सिचुएशन में भी कुछ लोग लॉस में भी जाते हैं। सिंपली जैसे मार्केट क्रैश होता है तो उसमें कुछ लोग लॉस में चले जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस टाइम पर भी उनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। तो इसके पीछे रीज़न होता है एसेट एलोकेशन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजीज के बारे में। अपना एसेट एलोकेशन कैसे करें, किस तरीके से अपने एसेट को एलोकेट करें, पैसे को अलग अलग जगह किस तरीके से डिवाइड करें जिससे मार्केट क्रैश में भी हमारी वेल्थ ग्रो होती रहे और हम लॉस में ना जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजीज के बारे में। एसेट एलोकेशन का सिंपल मतलब है कि पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। मतलब पैसे को सिर्फ एक चीज़ में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग तरीक़ों में इन्वेस्ट करना, जिससे हमारा रिस्क जो है ना वो अलग अलग जगह डिवाइड हो जाता है। रिस्क एक जगह नहीं रहता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमारा एक एसेट प्रॉब्लम में जाता है, लॉस में जाता है, तो सेम टाइम पर दूसरा एसेट उसको बैलेंस कर लेता है। बहुत से लोग सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो कोई एक एसेट पकड़ लेंगे और उसमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे। जैसे कोई सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे लगा रहा है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिर्फ स्टॉक में कर रहा है, कोई सिर्फ गोल्ड में कर रहा है, कोई सिर्फ अपना लैंड में या फिर रियल एस्टेट में ही कर रहा है। लेकिन ये सारे तरीके, ये सारे जो एसेट्स हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चीज़ें हैं। बट सिर्फ एक ही चीज़ को अगर हम पकड़ कर चलते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। और उसी की बजाय अगर हम इस तरीके से अपने वेल्थ को मैनेज करें कि सारे एसेट में, एक से ज़्यादा एसेट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट वाइजली इन्वेस्ट करें, तो हम मार्केट क्रैश में भी बच सकते हैं अपने वेल्थ के लॉस से। मतलब हमारा वेल्थ तब भी ग्रो करता रहेगा जब हमारा एक एसेट में लॉस चल रहा हो। अक्सर क्या होता है कि जो एवरेज लोग होते हैं ना, जो न्यूली इन्वेस्टर होते हैं, नया नया जिनने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, वो लोग अपना फोकस करते हैं किसी एक इन्वेस्टमेंट एसेट पर। जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपनी वेल्थ को डिवाइड करके रखते हैं, अलग अलग एसेट में अपने पैसे को डिवाइड करके रखते हैं। तो इससे बोलते हैं एसेट एलोकेशन, क्योंकि पैसे को उन लोगों ने अलग अलग जगह डिवाइड करके रखा हुआ है। तो अगर एक एसेट में एक जगह ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है पैसा, तो दूसरी जगह से ग्रो होता जा रहा है और जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस पोर्टफोलियो बना हुआ है। एसेट एलोकेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है और हमें ग्रोथ कंटिन्यूसली मिलती रहती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगह, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना। अब एसेट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक इक्विटी वाला एसेट होता है जिसमें आपका पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगता है, जिसमें हमारा आ जाता है स्टॉक्स, जिसमें हमारा आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। दूसरे हमारा होता है डेट एसेट क्लास, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड हुए, सिक्योरिटीज हुए, और भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, सेविंग की, पोस्ट ऑफिस की स्कीम चलती हैं, एक सारी की सारी डेट स्कीम है, ये डेट एसेट्स हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कमोडिटी एसेट, जैसे कि हमने गोल्ड, सिल्वर या किसी मेटल में कीमती चीज़ में हमने पैसा लगा के इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा कमोडिटी का एसेट। और एक होता है हमारा रियल एस्टेट, जैसे कि हमारा फ्लैट हुआ, प्लाट हुआ, एग्रीकल्चर लैंड हुआ, ये सारे होते हैं हमारे रियल एस्टेट के एसेट। तो ये मैन एसेट होते हैं। इसके अलावा और भी एसेट होते हैं, जैसे कि डिजिटल एसेट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, एंटिक आइटम्स होते हैं, ये भी एसेट्स हैं, इनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका परसेंटेज अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। एसेट एलोकेशन से हमारा रिस्क है जो वो बैलेंस रहता है और हमारी जो ग्रोथ है वो भी बैलेंस रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और सारे के सारे पैसे आप डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में कभी क्रैश आता है या स्टॉक मार्केट में ऐसा फेस आता है, कंसोलिडेशन वाला फेस आता है, तो या तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी या आप नेगेटिव में चले जाएंगे। इसके अपोजिट अगर आप अपने पैसे को डिवाइड करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, कैश में, सिल्वर में या और स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, तो एक जगह से अगर
मार्केट अगर आपका लॉस में जा रहा है तो दूसरी चीज़ें आपकी रेगुलरली ग्रो करती रहेंगी, जैसे नॉर्मली ग्रो होती हैं वैसे ग्रो करती रहेंगी। तो आपको हर जगह से हर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होगा और आपका जो रिस्क है वो कम रहेगा। अगर आपने थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा गोल्ड में से इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अब चलिए देखते हैं हम इक्विटी के एलोकेशन के बारे में। ठीक, इक्विटी हमारा जो मेन पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, अगर हम देखें ना तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इक्विटी, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को ड्राइव करता है। इक्विटी जिधर जाएगी उधर ही आपका इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जाएगा। इक्विटी अगर आपने ज़्यादा रखा हुआ है तो आपका ग्रोथ जल्दी हो जाती है, लेकिन सारा का सारा 100% इक्विटी में नहीं रखना है। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इक्विटी में परसेंटेज कितना रखना है, ये डिपेंड करता है आपका जो इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन रहेगा, इन्वेस्टमेंट का टाइम, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कोई एक यंग इन्वेस्टर है तो उसके पास बहुत लंबा हॉरिजन है, वो अगले 25 से 30 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है, तो वो इक्विटी में अपना जो एक्सपोजर है वो बढ़ा सकता है, उसमें इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए उस पर रिस्क कम रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो अपनी मिड एज में है, ओल्ड एज में है या 40+ है, 45-50 एज में है, तो वो इक्विटी में अपना ज़्यादा एलोकेशन नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इन्वेस्टेड रहने का। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, और अगर एक बार मार्केट डाउन होता है तो हो सकता है कि रिकवरी में होने में, ग्रोथ में आने में उसे टाइम लगे। तो इसलिए इसके लिए एक रूल बनाया गया है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो रूल होता है कि इक्विटी में कितना परसेंट एलोकेशन करना है, इक्वल टू 100 माइनस एज। मतलब आपकी जो एज है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, और जो नंबर मिलता है उतने परसेंट अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एज है 40 ईयर, तो 100 में से 40 को माइनस किया तो कितना आया 60। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 60% आप लगा सकते हैं इक्विटी में, बाकी का आपको लगाना होगा डेट में या फिर दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ से इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विटी में कितना एलोकेशन आपको करना है। नेक्स्ट आता है डेट एलोकेशन। डेट में कितना एलोकेट करना है, तो सिंपल है कि जो हमारा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था उसके बाद जो बचता है उसका कुछ परसेंट आप डेट में कर सकते हैं। अब डेट फंड करते क्या है, अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है, आपका रिस्क जो है ना वो बैलेंस होता है, रिस्क कम हो जाता है, और जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस हो जाता है। तो जो लोग सेफ़ इन्वेस्टर हैं या फिर जो लोग न्यू इन्वेस्टर हैं, सेफ़ इन्वेस्टर मतलब जो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, या रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनकी कम है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जो ऑलरेडी 50+ वाले इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए डेट फंड बढ़िया होता है। दूसरा, जो लोग इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, तो इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि हमारा पैसा अचानक से लॉस में नहीं जाना चाहिए, हमारा धीरे धीरे ग्रोथ होता रहे बट लिक्विडिटी भी रहे उसमें, तो वो लोग डेट फंड यूज कर सकते हैं। तो डेट फंड में अगर आप ज़्यादा रख रहे हैं आप एलोकेशन, इसका मतलब है या तो आप इमरजेंसी फंड के लिए रख रहे हैं या फिर आप सेफ इन्वेस्टर हैं। और इसका अपोजिट भी करेक्ट है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, तो आप डेट फंड में एलोकेशन ज़्यादा रख सकते हैं। अभी डेट फंड में क्या होता है कि रिटर्न कम हो सकता है, इक्विटी के कंपैरिजन में तो इसमें रिटर्न कम होगा ही, लेकिन जो सेफ्टी रहेगी ना वो इक्विटी की कंपैरिजन में अच्छी खासी सेफ्टी रहती है हमारे डेट फंड में। अब नेक्स्ट आते हैं हम गोल्ड एलोकेशन पे। तो गोल्ड में हमें कितना एलोकेट करना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि गोल्ड जो क्या है इन्फ्लेशन में और अनसर्टेनिटी वाले कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। मतलब जब महंगाई बढ़ रही हो तो आपका गोल्ड बढ़ेगा, जब मार्केट डाउन हो रहा, मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल मची हो, तब भी आपका गोल्ड अच्छी खासी स्टेबिलिटी देता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना बहुत अच्छा डिसीजन माना जाता है। तो कम से कम 10 से 15% या 20% तक गोल्ड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब मार्केट गिरता है तब भी गोल्ड सपोर्ट देता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कितना कितना परसेंट हमें एलोकेशन रखना है, इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, तो और गोल्ड में कितना रखना है। तो अगर एक आइडियल सिचुएशन देखते हैं हम, आइडियल एलोकेशन, तो उसके हिसाब से इक्विटी 60%, डेट 30% और गोल्ड 10%, एक आइडियल सिचुएशन होती है। अब आप अपने रिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपना जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, हॉरिजन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो फिक्स एलोकेशन है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट करना है तो उसमें 6 लाख इक्विटी में कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड में, और 3 लाख कर सकते हैं आप डेट में, जैसे कि आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ, आपके दूसरे पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट स्कीम हुई और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, बॉन्ड्स हुए, इसमें कर सकते हैं 3 लाख। 1 लाख रुपए आप गोल्ड में रख सकते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये नहीं है कि सबके लिए ट्रू है। जिसका रिस्क जो ज़्यादा ले सकता है वो इक्विटी में बढ़ा सकता है एक्सपोजर, जो रिस्क कम ले सकता है वो इक्विटी में एक्सपोजर कम कर सकता है, डेट में बढ़ा सकता है। एज का रूल मैंने बता ही दिया है कि अपनी एज को 100 में से माइनस करिए और जो भी आता है नंबर उतना परसेंट आप इक्विटी में रखेंगे, वो आपके लिए करेक्ट होगा आपके रिस्क और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को लेकर के। और ये एज के अकॉर्डिंग होगा, एज के अकॉर्डिंग आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होना चाहिए ये उसको बताएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जिसकी एज कम रहेगी, जो न्यू इन्वेस्टर रहेगा, यंग इन्वेस्टर रहेगा, उसका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इक्विटी में एक्सपोजर कम होता जाता है और डेट में एक्सपोजर बढ़ता जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियों को हमें अवॉइड करना है एसेट एलोकेशन के टाइम पर। तो सबसे पहली गलती तो हमें ये नहीं करना कि सारा पैसा एक ही एसेट में नहीं लगाना है, अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है, अलग अलग एसेट में। करेक्ट। दूसरी गलती, रिस्क को इग्नोर नहीं करना है। रिस्क हर जगह होता है, सारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। तो अगर आपकी कैपेसिटी रिस्क लेने की ज़्यादा नहीं है तो आप ज़्यादा रिस्क वाले एसेट में एलोकेशन, ज़्यादा रिस्क वाले एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे। अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन रखना है। तीसरा है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहना है, रीबैलेंस करते रहना। अभी सिंपली आपने पोर्टफोलियो बनाया और 10 लाख रुपए सपोज इन्वेस्ट कर दिए। अब आप देखते हैं 1 साल बाद कि जो आपने इक्विटी में रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट वो तो अच्छा खासा बढ़ गया, जो डेट में रखा हुआ था वो नहीं बढ़ा है। तो क्या हो गया कि आपने स्टार्टिंग में इक्विटी मान लो 60% रखा हुआ था, अब वो 70% हो गया है, और जो डेट में आपने रखा हुआ था 20% वो बचा है मान लो 10%। तो ऐसी कंडीशन से जब होती है तो हमें रीबैलेंस करना होता है पोर्टफोलियो को। मतलब कि जो इक्विटी में जो परसेंट बढ़ गया है उतने पैसे को वहाँ से हटा करके आप डेट में एलोकेट कर देंगे, तो फिर से आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाएगा जितना आपका इनिशियली था। यानी कि 70% आपका, 60% आपका इक्विटी था, 30% आपका डेट था, 10% आपका गोल्ड था। तो इसको हर साल या हर 6 महीने में चेक करके रीबैलेंस करते रहना है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। नंबर 1, सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, एसेट एलोकेशन करना है। नंबर 2, रिस्क को इग्नोर नहीं करना है, रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। और नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना है। याद रखिए कि रिच लोग सिर्फ पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, वो उसको ट्रैक भी करते हैं, ट्रैक भी करते रहते हैं कि कौन सा पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसको रीबैलेंस करते हैं। तो आपको भी स्मार्ट बनना है, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, और स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह से आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और एसेट को एलोकेट करना है। अगर आप प्रॉपरली एसेट एलोकेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ ग्रो होगी, कंटिन्यूसली ग्रो होगी, और आप बड़े बड़े झटकों से, बड़े बड़े मार्केट क्रैश अगर होते हैं अचानक से, तो उससे बच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एसेट एलोकेशन के बारे में और आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली इसी तरीके के लर्निंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे।